नमस्कार बच्चों, स्वागत है फिजिक्स की एक नई क्लास में। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर फर्स्ट वीडियो नंबर 25 आज आपके सामने रखूँगा। कल की लास्ट क्लास में थोड़ा सा हमने एक टॉपिक पढ़ा था, उसका एक छोटा सा पॉइंट रह गया था, वो मैं आज क्लियर करवा दूंगा। एक बार फिर से मैं डायग्राम मैंने वही बना रखा है कल से, हालांकि बोर्ड से साफ ही नहीं किया था, कल वाला ही डायग्राम है। तो कल हमने आवेशित परत के बारे में पढ़ा था और परत पे गाउसीय पृष्ठ लिया था, बेलनाकार पृष्ठ जो लिया था वो परत को हमने आर पार निकाला था, गाउसीय पृष्ठ उसको, और उस पर आवेश निकाला था। फिर उस पर अल्पांश लिए थे, 3 अल्पांश लिए थे, S1 S2 और S3 पर 3 अल्पांश लेकर हमने गाउस प्रमेय लगाई और फ्लक्स निकाला और वहाँ पर थीटा वगैरह अरेंज करके, थीटा समझ में आना जरूरी है, विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होने वाली है और ds क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के बीच का ही कोण थीटा लिया था। तो इनके बीच का कोण इन दो टुकड़ों के लिए तो 0 डिग्री आ जाता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र बाहर, क्षेत्रफल बाहर, विद्युत क्षेत्र बाहर, क्षेत्रफल बाहर। लेकिन बीच वाले टुकड़े के लिए तल के लंबवत विद्युत क्षेत्रफल हो गया, विद्युत क्षेत्र बाहर होते ही थीटा 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, सूत्र आया E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो ये सूत्र आ गया। अभी यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ से स्पष्ट जाहिर है कि ये जो अपना सूत्र है, पहले तो इसका सदिश रूप लिखो। ठीक है, सदिश रूप में इसका अगर इसको प्रदर्शित करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हो, ई वेक्टर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर कोई सदिश राशि नहीं है, इसलिए इसको एन कैप लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सिग्मा आवेश घनत्व है और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पर एन कैप आएगा। तो ई वेक्टर इज इक्वल हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप की दिशा वही होगी जो ई की दिशा है, और ई की दिशा पट्टिका के लंबवत है बाहर की ओर। अगर इधर है तो इधर बाहर की ओर, इधर है तो इधर बाहर की ओर। दूसरी बात, ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, नंबर 2 बात, पट्टिका के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती, दूरी पर निर्भर नहीं करती है। देखो कहीं पर भी कोई दूरी यानी आर, डिस्टेंस का कोई मैटर आया क्या, इधर आर, इसका मतलब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती। अगर आप दूरी के साथ इसका ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ नियत आएगा। कहने का मतलब है इसमें आर कितना ही बदल दो, इस सूत्र में आर का कोई रोल ही नहीं है, तो ये ई का मान नियत रहेगा और कितना रहेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा पर जरूर डिपेंड करेगी। वैसे सिग्मा आपको नियत रखना है, अगर चेंज करते हैं तो जैसे जैसे सिग्मा बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा। तो सिग्मा के साथ ये जो रिलेशन है ये समानुपाती रहने वाला है। समझ गए, न्यूमेरिकल में बहुत जगह काम में लेनी बेटा, ये कंडीशन याद रखना अपने को, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी बात मुझे याद आई है, कल वाली क्लास में ही हमने आवेशित तार पढ़ा और उसका सूत्र आया था E बराबर 2k लैम्डा अपॉन आर, याद है क्या? उसका सदिश रूप नहीं लिखा था, तो उसका सदिश रूप आपने शायद बना भी लिया होगा, कई बार दिमाग से निकल जाता है। सदिश रूप इसका क्या बन जाएगा, E वेक्टर इज इक्वल 2k लैम्डा अपॉन आर, आर कैप बनेगा बेटा। कैसे बनेगा, क्योंकि दो कांस्टेंट, के कांस्टेंट, लैम्डा पृष्ठ आवेश घनत्व नियत होता है, दूरी भी नियत है, तो ये सब, इन पर कोई सदिश राशि नहीं है, इसलिए इन पर किसी पर वेक्टर का चिन्ह नहीं लगेगा, इसलिए वेक्टर नहीं है तो आर कैप लगा दिया। आर कैप इसलिए लगाया क्योंकि ये सूत्र दूरी पर निर्भर करता है, और दूरी पर जब कोई चीज़ निर्भर करती है तो उसका दूरी का ही एकांक सदिश लगाते हैं। यहाँ पर दूरी का कोई रोल नहीं था, इसलिए मैंने एन कैप लगा दिया। एन कैप की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, एक्स कैप, कई बार आई कैप भी लिख देते हैं। कैसे कि सर ये एक्स एक्स की पॉजिटिव दिशा है, इधर नेगेटिव है तो माइनस आई कैप लिख देंगे, इधर आई कैप, तो वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। बाकी आप एन कैप ही लिखना, और एन कैप क्या है, एन कैप की दिशा और ई की दिशा इक्वल है, वो भी पट्टिका के लंबवत। तो ये कुछ बची हुई एक दो बातें थी, जो लास्ट वीडियो में एक दो बातें बच गई थी बेटा, वो आज आप कंप्लीट कर लीजिए। और अब स्टार्ट करते हैं गाउस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग। ठीक है, ये नोट कर लियोगे आपने, इस पर न्यूमेरिकल बहुत है बेटा। न्यूमेरिकल, इस पर न्यूमेरिकल आया हुआ है आवेशित तार वाले पर, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का न्यूमेरिकल आया हुआ है एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और पट्टिका वाला है तो पट्टिका पर भी न्यूमेरिकल, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं, वो भी आपको अच्छी तरीके से कवर करने हैं। अब अपने को तीसरा टॉपिक जो है, वैसे तो एक ही टॉपिक आपका, एक टॉपिक मैं एक्स्ट्रा करवाऊँ, वो
जो मतलब अचालक गोले वाला है वो टॉपिक मैं एक्स्ट्रा करवाऊंगा आपको। बाकी इसके आपके एक ही टॉपिक और बचता है वैसे तो। अब देखो प्रश्न आता है गोलीय कोष, चालक गोला और अचालक गोला। पहले तो आप लोग एक चीज़ नोट करना, नोट में ये चीज़ लिख लेना। एक होता है गोलीय कोष, ठीक है, एक होता है चालक गोला, ठीक है, एक गोलीय कोष, एक चालक गोला और एक होता है अचालक गोला। आई बात समझ में? देखो गोलीय कोष तो केवल एक प्रकार से वलयाकार भाग होता है, यानी अंदर हवा है, समझ गए बात, अंदर से खाली है, बस खोखला है और गोल गोल, जैसे मैंने बताई थी ना एक उदाहरण समझने के लिए, जैसे प्लास्टिक वाली बॉल आती है ना, वो ऊपर कवर होता है, अंदर से खाली होती है, वो गोलीय कोष होता है। जब भी गोलीय कोष को आवेश दिया जाएगा तो आवेश उसकी सतह पर आ जाता है, ये ध्यान रखना, बस यही बातें पहले समझा रहा हूँ, क्योंकि अंदर तो हवा है, फिर जाएगा कहाँ, सतह पर ही आएगा। अब बात करते हैं चालक गोले की। चालक गोला मतलब जिसके अंदर से मैं ये कहूँगा कि ये खाली नहीं है, अंदर से इसमें चालक गोला है, ये पूरा ठोस गोला भी हो सकता है चालक, ठीक है, अंदर चालक गोला खाली भी हो सकता है और वैसे पूरा भरा हुआ भी हो सकता है। जब चालक गोले को, अब देखो इसके अंदर तो हवा थी, इसलिए अंदर तो ये ठहरना ही नहीं है आवेश, तो कहाँ आएगा, उसकी बाउंड्री पर आएगा। जब चालक गोले को आवेश दिया जाता है बेटा, वो आवेश भी उसकी सतह पर आ जाता है। अब ये क्या मजबूरी हुई ऐसी चालक गोले को कि अंदर आवेश रुक सकता था, लेकिन वो आवेश अंदर नहीं रुका और सतह पर आ जाता है। ये एक बहुत ही विचारणीय विषय है कि ये आवेश सतह पर क्यों आ जाता है, ठीक है, लेकिन ये क्यों आ जाता है इसका जवाब तो शायद अपने को अगले चैप्टर में मिलेगा। वैसे इसका शॉर्टली मैं जवाब बता भी देता हूँ कि जब चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश देने से चालक के अंदर एक प्रकार से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत क्षेत्र, हल्का सा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और वो हल्का सा विद्युत क्षेत्र इसके अंदर आवेश के बैलेंस को बिगाड़ देता है, जिससे आवेश को धक्का लगता है और आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता हुआ जब चलता है तो अंदर विभव समान हो जाता है। अब ये विभव क्या होता है, ये बात हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। और जब अंदर विभव समान हो जाता है तो अंदर आवेश नहीं रुकता, वो आवेश सतह पर ही आएगा। विभव समान होते ही अंदर विद्युत क्षेत्र 0 हो जाता है, इसलिए आवेश सतह पर आ जाता है, ठीक है। बाकी इसका मैं आपको क्लासिफिकेशन आगे नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगा। बाकी ध्यान रखना, गोलीय कोष का आवेश भी सतह पर आएगा, रीजन अंदर हवा है सर, कहाँ जाएगा बेचारा, आवेश सतह पर ही आएगा। लेकिन चालक गोले का आवेश भी कहाँ जाता है बेटा, सतह पर आ जाता है। जबकि अचालक गोला है, क्या है, ये चीज़ें याद रखनी है। अचालक गोले को दिया गया आवेश उसके पूरे आयतन में वितरित हो जाता है, यानी अचालक गोले को जब आवेश दिया जाएगा तो वो पूरे उसके आयतन में वितरित हो जाएगा, ये याद रखनी है। अब देखो यहाँ से आप एक चीज़ नोट की होगी कि सर गोलीय कोष और चालक गोले की बात करें, वैसे तो दोनों के नाम में अंतर है और दोनों वस्तुओं में भी अंतर होता है, लेकिन जब इन पर आवेश देने की बात करेंगे तो गोलीय कोष और चालक गोले दोनों एक जैसा काम करेंगे, क्योंकि इसका भी आवेश सतह पर आ जाता है, इसका भी आवेश कहाँ जाता है, सतह पर। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि परीक्षा के अंदर, और लास्ट क्लास में बताया था, गोलीय कोष नाम आ जाए तो भी आपको वही टॉपिक करना है और चालक गोला नाम आ जाए तो भी आपको वही टॉपिक करना है, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, कुछ चेंज नहीं करना है, केवल नाम बदलना है। तो इसलिए किताब में तो आपको केवल गोलीय कोष दिया हुआ है, अगर कई बार एग्जामिनर बच्चे को भ्रमित करने के लिए उसकी जगह चालक गोला नाम लिख दे तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, चालक गोला का वही टॉपिक होगा जो गोलीय कोष का है, क्योंकि सेम प्रॉपर्टी है दोनों की, बस वस्तुओं में अंतर है, बाकी आवेश के मामले में दोनों समान है। जब इसको आवेश दिया जाएगा तो सतह पर आएगा और इसका आवेश भी सतह पर आएगा। और अचालक गोले वाली जो कंडीशन है वो थोड़ी सी अलग है,
उसको इसलिए हम अलग से ही पढ़ेंगे। बाकी ये आपकी किताब में मैंने तो कहीं देखा नहीं बेटा कि आपकी किताब में कहीं ये चीज़ दी हुई है अचालक गोले वाली, ठीक है, मुझे तो कहीं देखने को नहीं मिली। लेकिन भाई अगर ये दोनों पढ़ लिया तो इसकी सिर्फ एक कंडीशन पढ़नी है, इसलिए हम रिस्क क्यों ले, अपने ये चीज़ भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग ये चीज़ नोट कर लो, शॉर्टली नोट कर लो कि गोलीय कोष ऐसा, चालक गोले के लिए भी आवेश ऐसा, अचालक गोले का आवेश यानी इसका आवेश कहाँ आएगा, आवेश सतह पर आएगा, ये नोट कर लो फटाफट, आवेश सतह पर। इसमें भी आवेश कहाँ आएगा, इसमें भी आवेश सतह पर आएगा चालक गोले का, इसलिए ये दोनों सेम होंगे। और इसमें आवेश जो है संपूर्ण आयतन में, संपूर्ण आयतन में आवेश संपूर्ण आयतन में वितरित होगा। अब एक बात बताओ, ये तो कंडीशन क्लियर होगी, नोट कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं लेऊंगा यहाँ पर गोलीय कोष, गोलीय कोष कह दूं या चालक गोला आ जाए तो भी आपको भ्रमित नहीं होना है, ठीक है। चलिए अब हेडिंग डाल दो आप लोग, गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोलीय कोष या चालक गोला है तो ये भी यही रहना है टॉपिक, बस नाम बदलना, चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो, मान लो ये अपना एक गोलीय कोष है, ठीक है, केंद्र कितना इसका O, त्रिज्या कितनी इसकी R। मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना है, और विद्युत क्षेत्र तब उत्पन्न करेगा ना जब इसको आवेश दिया जाएगा, और मान लिया इसको जो आवेश दिया गया है वो ये है, और आवेश कहाँ आएगा, इसकी सतह पर। कितना आवेश दिया, मैंने Q आवेश दिया। ये लैंग्वेज लिख दो, माना कोई कैपिटल R त्रिज्या का गोलीय कोष जिसका केंद्र O है, हमें इस गोलीय कोष के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। केंद्र O से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ऐसा आपको परीक्षा में मिलेगा, और वही मैंने लैंग्वेज बना दी। सर R दूरी का क्या मतलब हुआ, ये R दूरी तो कुछ भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सर R दूरी हम चाहें तो इसके बाहर भी जा सकते हैं, R दूरी हम चाहें तो इसकी त्रिज्या के बराबर भी ले सकते हैं, और R दूरी हम चाहें तो इसके त्रिज्या से छोटी भी ले सकते हैं। और जब त्रिज्या से छोटी दूरी ले ली तो ये बिंदु इसके अंदर आ जाएगा, त्रिज्या के बराबर दूरी ले ली R तो ये इसकी सतह पर आ जाएगा, और त्रिज्या से बड़ी दूरी ले ली R तो ये बिंदु हमारा जहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालना है वो इससे बाहर हो जाएगा। इसलिए इसकी तीन कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन ये बनेगी, जब बिंदु यानी जहाँ विद्युत क्षेत्र निकालना है, R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और बिंदु P ले लिया मैंने, बिंदु P गोलीय कोष से बाहर स्थित है, गोलीय कोष से बाहर स्थित है। और जब बाहर स्थित होगा ना तो स्मॉल r बड़ा होगा कैपिटल R से। पहले अलग अलग कंडीशन पढ़ लेंगे। मान लिया मेरा ये जो बिंदु P है ना, ये बिंदु P, तो इस बिंदु की केंद्र से दूरी कितनी है, R है। अब ये बिंदु P मेरा गोलीय कोष से क्या है, बाहर है। इस पर आवेश कितना है, गोलीय कोष R त्रिज्या गोलीय कोष है जिसका केंद्र O है। और ये लाइन भी यहाँ मैं नोट करनी भूल गया, लिख देना यहाँ पर, R त्रिज्या गोलीय कोष जिस पर आवेश Q, जिस पर आवेश Q व केंद्र क्या है इसका O है। ये लैंग्वेज बना देना।
इस गोलीय कोश का आवेश Q है और केंद्र क्या है इसका O है। अब मेरा बिंदु P कहाँ है बेटा, बिंदु P गोले के बाहर आ गया, गोलीय कोश से बाहर आ गया। अब गोलीय कोश से बाहर भी आ सकता है, सतह पर भी आ सकता है, अंदर भी आ सकता है, इसलिए इस टॉपिक के 3 पॉइंट बन सकते हैं। अगर बिंदु P यानी जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है वो गोलीय कोश से बाहर है, अगर गोलीय कोश से बाहर बिंदु लिया जाए, ठीक है, तो आप एक काम करोगे, आपको वही सारी स्टेप की पालना करनी है जो हमने पढ़ी है, ठीक है। सर्वप्रथम गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करो, तो सर्वप्रथम स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि मेरा बिंदु P कवर होना चाहिए, क्योंकि इस पे मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो सबसे पहले स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली, ठीक है। अब r त्रिज्या का ही लेना पड़ेगा तब जाके ये बिंदु P, क्योंकि इस पे ही विद्युत क्षेत्र निकालना है अपने को, तो ये कवर हो जाएगा ना बिंदु P इससे, स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ से। गोलाकार इसलिए नाम लिया क्योंकि इसमें गोल शब्द आ गया, तो मैंने बताया था कि गोलाकार गाउसीय पृष्ठ ले लेना। दूसरा काम होता है इस गाउसीय पृष्ठ में आवेश की मात्रा, इस गाउसीय पृष्ठ में कुल, दूसरी स्टेप ही तो थी, कुल आवेश की मात्रा समेशन Q इज इक्वल Q होगी। चेक करो, गाउसीय पृष्ठ ये डॉट 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 वाला गाउसीय पृष्ठ है, इसके अंदर कितना आवेश है? अब इसके अंदर आवेश तो Q ही है जो इस गोलीय कोश के ऊपर है, तो इसके अंदर गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश समेशन Q इज इक्वल Q। थर्ड स्टेप, गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स की मात्रा, कुल विद्युत फ्लक्स की मात्रा किससे निकालोगे? गाउस प्रमेय से। गाउस प्रमेय से फ्लक्स निकालेंगे तो फाई ई इज इक्वल होता है समेशन क्यू बटे, और समेशन क्यू की वैल्यू Q है, तो फ्लक्स हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तीनों स्टेप क्लियर हो गई, 2 3। थर्ड स्टेप, इस गाउसीय पृष्ठ पर अल्पांश ds लेते हैं तथा माना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है, तो इस गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, सेम लैंग्वेज चल रही है बेटा, तो स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा, मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं थ्योरी हटाऊंगा आदि यहाँ से। मेरा बिंदु P R दूरी जो मैंने ली है वो बाहर की ओर है, इसलिए सारा काम ऐसा करना पड़ रहा है मेरे को, बाकी स्टेप टू स्टेप हम काम करते आ रहे हैं। चलो, अल्पांश ले लिया, बिंदु P बाहर है, ये तो चीज़ हमने नोट कर दी। तो फ्लक्स क्या होगा? अल्पांश, पहले फ्लक्स लिख देता हूँ फिर वो स्टेप समझाऊंगा। E डॉट ds, सब में ये लिखा, कल वाले पॉइंट में भी ऐसा लिखा था, E ds कोस थीटा, याद आ रहा है? यहाँ से देखो, यहाँ थीटा क्या चीज़ है? E वेक्टर व ds वेक्टर के बीच का कोण है, ठीक है, और थीटा है कितना यहाँ पर वो चेक कर लेते हैं। पहले अल्पांश तो ले आप लोग। चलिए, मैं गाउसीय पृष्ठ पे अल्पांश ले लेता हूँ ds, ठीक है, ये मैंने अल्पांश ले लिया। अल्पांश की दिशा बाहर की ओर होगी, देखो ध्यान देना, ये गोल पृष्ठ है, गोल पृष्ठ पर एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया ये, तो क्षेत्रफल की दिशा बाहर की ओर। अब इसके अंदर है क्या? धनावेश है, तो धनावेश का विद्युत क्षेत्र भी कहाँ होता है? बाहर की ओर होता है, तो विद्युत क्षेत्र भी कहाँ है? बाहर की ओर है।
अब बाहर की ओर इधर लेने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेरा बिंदु P तो इधर है, तो बिंदु P के अकॉर्डिंग विद्युत क्षेत्र कहाँ, बाहर की ओर। क्षेत्रफल की दिशा अल्पांश की दिशा, तल के लंबवत बाहर की ओर। अब गोल तल था, छोटा सा टुकड़ा, विद्युत क्षेत्र बाहर, क्षेत्रफल बाहर, तो थीटा कितना 0 डिग्री। समझ गए बात मेरी, यहाँ थीटा कितना 0 डिग्री। ये 0 डिग्री इसमें रखोगे, बहुत ही सिंपल है, तो ये बन जाएगा फाई ई बराबर ई डी एस कोस 0। कोस 0 का मान 1 हो गया, ई बाहर ले लो, अंदर बचा डी एस। कोस 0 का मान 1, ई निकालना इसलिए बाहर निकाल लिया समाकलन से। ये फ्लक्स है, फाई ई पैर में लिखना है, कभी इसके बराबर में लिख कर काट दो इसको, ठीक है। अंदर बचा डी एस, तो फाई ई बराबर ई गुणा डी एस। देखो डी एस इस छोटे से टुकड़े का क्षेत्रफल, डी एस 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 जोड़ता जाऊंगा तो गाउसीय पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है स्मॉल आर गाउसीय पृष्ठ की, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ये आ गई अपनी समीकरण नंबर कितनी 2। मैंने क्या कहा था, इसको जितना सोल्व हो उतना सोल्व करना है। अब समीकरण 1 और 2 को बराबर रख दो। समीकरण 1 व समीकरण 2 से ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर समीकरण नंबर 2 और समीकरण 1 ये रही, तो ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। ये आउटसाइड यानी बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, और बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। देखो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये आती है गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक बहुत ही अच्छी बात लिखाता हूँ, बोलूँगा नोट कर लेना। गोलीय कोश यही चालक गोले के लिए आएगा सेम। गोलीय कोश के कारण बाहर जो बिंदु है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यह है, और इस सूत्र को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है या मैं बताऊं, बताना मेरे को। ये मैं यहां से हटा देता हूं। इस सूत्र को देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा। आपने जब चैप्टर की शुरुआत की थी तो Q आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र निकाला था, तो वो यही आया था, जिसको आपने बिंदुवत आवेश नाम दिया था, कि किसी बिंदुवत आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत, बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है ये, किसी बिंदुवत आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है। यहाँ पर तो मैंने बिंदुवत आवेश लिए ही नहीं, मैंने तो आवेश इस पूरे गोलीय कोश को दिया था जो इसके पूरे के ऊपर बिखरा हुआ है, और इस पूरे बिखरे हुए आवेश के कारण भी वही सूत्र आ रहा है जो कि बिंदुवत आवेश के कारण आ रहा है। इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि विद्युत क्षेत्र के दोनों सूत्र सेम हैं, तो क्या मैं ये कह दूं कि गोलीय कोश के ऊपर जो आवेश है वो आवेश ऐसे काम कर रहा है जैसे मानो कि वो आवेश एक बिंदुवत हो, अर्थात ये Q आवेश ऐसे लग रहा है, ऐसे तो ये आवेश पूरा इसके ऊपर फैला हुआ है, लेकिन लग ऐसे रहा है जैसे मानो ये Q आवेश किसी एक बिंदु पर यानी इसकी तरह बैठा हुआ है, ठीक है, यानी बिंदुवत आवेश की तरह काम कर रहा है। तो ये भी ध्यान रखना कि गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र वही प्राप्त होता है। नोट कर लो, गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ठीक वही प्राप्त होता है जो एक बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। अतः स्पष्ट है कि गोलीय कोश का जो आवेश है जो कि उसके ऊपर संपूर्ण रूप से वितरित है, वो एक इस प्रकार काम कर रहा है जैसे मानो एक बिंदु पर बिंदुवत आवेश हो। ये महत्वपूर्ण रिजल्ट है बेटा, ठीक है। चलिए अब यही बिंदु अगर मैं सतह पर ले लेता हूं, सेकंड कंडीशन, जब बिंदु, इसको बस शॉर्ट में लिखना है, बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर है। अब देखो जब सतह पर है तो स्मॉल r इज इक्वल कैपिटल R होगा, और इसका डायग्राम ये बन जाएगा, ये हमारा गोलीय कोश, ये कैपिटल R त्रिज्या, ये केंद्र, ये आवेश, और मेरा जो बिंदु P है वो इसकी सतह पर ही है। जैसे सपोज ये बिंदु P है,
ये स्मॉल आर, तो यहाँ स्मॉल आर और कैपिटल आर आपको बराबर नजर आएंगी। जब बराबर नजर आएंगी तो गाउसीय पृष्ठ, अब इसको पूरा सरल करने की जरूरत नहीं है, वैसे कर सकते हो, बस इसको डायरेक्ट देखो बाहर की ओर ये सूत्र आए है तो आप यहाँ लिख सकते हो जब सतह पर है तो स्मॉल आर कैपिटल आर होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह पर ये आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। समझ गए बात मेरी? ES इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, क्योंकि सतह पर सिर्फ स्मॉल आर की जगह क्या करना है, सतह पर आओगे तो स्मॉल आर इज इक्वल क्या होगा, कैपिटल आर होगा। और बता देना चाहूँगा सतह पर ये जो मान है ये हम नियत मानेंगे। नियत क्यों मानेंगे? क्योंकि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो हमने गोलीय कोष ले रखा है उस पर आवेश फिक्स है, उसकी त्रिज्या भी हमने फिक्स कर रखी है, Q आवेश फिक्स कर रखा है, R त्रिज्या फिक्स कर रखी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने फिक्स कर रखा है, तो ये पूरा मामला ही फिक्स माना जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की, तीसरी स्टेज, जब बिंदु P, अब बताओ बिंदु P कहाँ ले आऊं? बिंदु P, क्योंकि तीनों कंडीशन हो सकती है तो अगला जो पूछे वो कर देना, गोलीय कोष के अंदर है, तो अब देखो अंदर होगा ना तो स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से छोटा होगा। ये बात बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ भी चुके होंगे। जैसे इसका डायग्राम बनाता हूं मैं, जब इसका स्क्रीनशॉट हो ही गया अपना, जब बिंदु P कहाँ है, गोलीय कोष के अंदर स्थित है, जैसे गोलीय कोष के अंदर O, त्रिज्या R, आवेश कितना Q, कहाँ है, सतह पर। अगर इसकी जगह चालक गोला होता तो सेम टॉपिक रहना है। अब मेरा बिंदु P इसके अंदर है, सपोज यहाँ ले लेता हूँ, ये केंद्र हो गया ना O, ये बिंदु P है मेरा, कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर। आ गए ना अंदर, सतह पर भी आ गया, बाहर आ गया, अंदर निकालें। ठीक है, तो स्मॉल r देखो कैपिटल R से छोटा है। अब क्या करो, सबसे पहले गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करो। ठीक है, लिखो आप लोग, क्योंकि मैं थ्योरी ज़्यादा लिख रहा हूँ अभी, तो टाइम भी ज़्यादा लिख रहा है। तो सबसे पहली स्टेप, सर्वप्रथम स्मॉल r त्रिज्या के, नोट कर लो, स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। कर ली स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की, लिख दिया। नंबर 2, अब इस सेकंड स्टेज क्या होती है, गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश की मात्रा, गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश की मात्रा समेशन Q बराबर 0 होगी। गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश की मात्रा समेशन Q बराबर 0 होगी। नोट कर ली ये चीज़। 0 क्यों होगी, सुनो ध्यान से, क्योंकि मुझे इस गाउसीय पृष्ठ में आवेश चाहिए। ये जो गोलाकार मैंने गाउसीय पृष्ठ इसके अंदर माना ना, इसमें आवेश चाहिए। अब एक बात बताओ, आवेश तो इसकी सतह पर है, अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो अंदर इस गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश 0। तीसरी स्टेप लिखो, थ्योरी आप लिखो, क्योंकि मैंने इसका मेथड पहले ही लिखा दिया है। थर्ड स्टेप क्या कहती है, इस गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स गाउस प्रमेय से, और गाउस प्रमेय से थर्ड स्टेप क्या कहती है, गाउस प्रमेय से फाई ई बराबर समेशन Q बटे एप्सिलॉन नॉट एंड फाई ई इज इक्वल 0, बिकॉज समेशन Q इज इक्वल 0 देन फाई ई इज इक्वल 0। फोर्थ स्टेप, इस गाउसीय पृष्ठ पर अल्पांश ds लेते हैं, वेक्टर, वही लाइन, तथा माना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स E डॉट ds या E ds कोस थीटा, लिख दिया। अब देखो, वैसे तो हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कंडीशन क्लियर हो चुकी है। ज़्यादा इसको लंबा ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी को समीकरण 2 दे देना, और समीकरण 1 व 2 से, क्यों सर ज़्यादा क्यों नहीं किया, बाकी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। क्यों नहीं कर रहा मैं, क्योंकि फ्लक्स समीकरण 1 और 2 को जैसे ही बराबर रखोगे ना तो बराबर में 0 आएगा, इसके बराबर में 0 आएगा, इसलिए थीटा वगैरह निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। इस पे अल्पांश लेते हैं अपने
ठीक है, वही कंडीशन सेम, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब बराबर में जीरो है ना, तो कोस जीरो ds जीरो। अब देखो अल्पांश तो जीरो हो नहीं सकता, अल्पांश तो जीरो है ही नहीं, और थीटा की वैल्यू भी जीरो, क्योंकि कोस जीरो तब होता है जब थीटा 90, और यहाँ पर थीटा 90 है नहीं। इसका मतलब जब इसको सरल करते हैं, या दूसरे शब्दों में बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं, हमें तो विद्युत क्षेत्र निकालना है, विद्युत क्षेत्र को बाहर रख लो, EDS कोस थीटा बराबर जीरो। सर इसको जीरो के भाग में लगा दो तो अंदर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, जीरो आएगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके पास गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र निकालना पूछ ले तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ठीक है, बाकी मैंने थ्योरी नहीं लिखाई है इसके अंदर, क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा हो जी बेटा, वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाता है तो थोड़ी समस्या होती है अपलोडिंग के अंदर भी। तो थ्योरी वैसे मैंने मेथड आपको नोट करा दिया स्टेप टू स्टेप, 2-3 मेथड से मैंने आपको सोल्व करके भी बता दिया, ठीक उसी प्रकार से आपको सोल्व करना है। तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य क्यों आई, क्योंकि अंदर कोई आवेश ही नहीं था, अंदर आवेश जीरो होने के कारण फ्लक्स जीरो हो गया, और जहाँ फ्लक्स जीरो वहाँ कोई बल रेखा नहीं है, और जहाँ कोई बल रेखा नहीं है वहाँ विद्युत क्षेत्र भी नहीं है। इस प्रकार आप गोलीय कोश या चालक गोले के लिए पढ़ो तो भी यही कंडीशन आनी है। अब इसके ग्राफ बनाते हैं, तो इसके ग्राफ जो है ना वो हम एक साथ बनाएंगे, ध्यान देना। ठीक है, ग्राफ तीनों कंडीशन के एक साथ ग्राफ बनाएंगे, अंदर, सतह पर और बाहर। इसलिए सबसे पहले इस ग्राफ को बनाने के लिए आप पहले इसके तीनों सूत्र लिखो। बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, सही है क्या। और ऐसे कह सकते हो कि सर बाहर जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। फिर सरफेस पर क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर, और अकॉर्डिंग डायग्राम हमने इसको क्या मान रखा है, नियत मान रखा है, क्योंकि क्यू और आर कांस्टेंट लिए हमने। और अंदर विद्युत क्षेत्र की बात करूं तो अंदर रिजल्ट जीरो है। तो विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ अगर परिवर्तन देखें तो एक तरफ आप डिस्टेंस आर ले लो और एक तरफ आप विद्युत क्षेत्र ले लो। क्यों, क्योंकि हम बाहर थे, सतह पर आए, अंदर आए, तो किसके मान में परिवर्तन हुआ, आर के मान में, तो विद्युत क्षेत्र उसी प्रकार हमने प्राप्त होता गया। अब देखो ये केंद्र हो गया जीरो, यहाँ पर एक सतह वाली लाइन बना दो कैपिटल आर, ये सतह की पोजीशन है जहाँ स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, ये सतह है। इसका मतलब ये अंदर की साइड है, क्योंकि केंद्र और सतह ये अंदर की साइड, और ये क्या हो जाएगी, बाहर वाली साइड हो जाएगी। समझ गए बात मेरी। अब देखो यहाँ स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा होता है अंदर, और बाहर स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा होता है। अभी आप चेक करो, सर अंदर विद्युत क्षेत्र कुछ नहीं है, दूरी के साथ कोई रिजल्ट नहीं आएगा, जीरो है, ठीक है। लेकिन सतह पर सर विद्युत क्षेत्र है, कितना है, के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। सतह पर यही तो है, के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। अब सतह से जब बाहर जाओगे तो विद्युत क्षेत्र में दूरी बढ़ेगी, बाहर जाओगे तो दूरी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ेगी तो बाहर विद्युत क्षेत्र घटता जाएगा, वो भी व्युत्क्रमानुपाती। बहुत महत्वपूर्ण ग्राफ है, तो बाहर की तरफ व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ ये घटता जाएगा। इस प्रकार व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ आपको पता है कि इस प्रकार परवलयाकार होता है, और ये आगे जाकर जीरो होगा, यानी ग्राफ आपको टच नहीं कराना है, क्योंकि सर बाहर विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ जो रिलेशन है वो कुछ ये चलता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो सतह से जैसे ही बाहर निकलोगे तो विद्युत क्षेत्र धीरे धीरे क्योंकि दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र धीरे धीरे घटता जाएगा। ये ग्राफ आएगा। ग्राफ को देखकर बताओ अधिकतम तीव्रता कहाँ है, अधिकतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर अधिकतम तीव्रता पूछे तो आपको लिखना है गोलीय कोश की सतह पर। देखो सतह पर सबसे ज़्यादा है कि नहीं, क्योंकि अंदर जीरो है मामला, जो है वो सतह पर है, बाहर गए तो घटता गया, इसका मतलब सतह पर सबसे ज़्यादा है। और न्यूनतम तीव्रता पूछें, न्यूनतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो न्यूनतम एक तो गोलीय कोश के अंदर बता दो, और दूसरी तीव्रता न्यूनतम अनंत पर जाकर होगी। देखो अंदर जीरो है,
ठीक है। तो न्यूनतम एक तो अंदर है और दूसरी घटती 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 कहाँ जाकर जीरो होगी, अनंत पर जाके जीरो होगी, क्योंकि आर का मान जैसे ही अनंत कर दोगे उत्तर जीरो आ जाएगा। तो न्यूनतम तीव्रता या तो गोलीय कोश के अंदर है या फिर कहाँ है, अनंत पर है। सेम कंडीशन चालक गोले की है, सेम ग्राफ, सारी चीज़ें, सारी प्रॉपर्टी सेम है, बस आपको कुछ भी चेंज इसके अंदर नहीं करना है। समझ गए बात मेरी। ये हो गया अपना गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र और उसके ग्राफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट अपना अचालक गोला, जो कि अपने सिलेबस में वैसे नहीं दिया हुआ है लेकिन पढ़ना है, किसी प्रकार से आपको उसको छोड़ना नहीं है। हेडिंग डालो, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। किसके कारण, अचालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की, गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कई बार बच्चे कहते हैं सर यहाँ दिशा नहीं निकालोगे क्या, तो आवेश है, वो आवेश गोले के अंदर है तो एक प्रकार से बिंदुवत का काम कर रहा है, वो तो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर ही हो जाएगा गोले का। ठीक है, चलिए ये मैंने अचालक गोला ले लिया। क्या लिखोगे लैंग्वेज, नोट करो। माना एक अचालक गोला जिसका केंद्र ओ त्रिज्या आर है, अचालक गोला जिसका केंद्र ओ त्रिज्या आर है तथा इसको क्यू आवेश दिया गया है जो कि इसके पूरे आयतन में वितरित हो जाता है। इसको कितना आवेश दिया गया है, इसको क्यू आवेश दिया गया है जो कि इसके पूरे आयतन में वितरित हो जाता है, क्योंकि अचालक गोला है। लिख लिया, अचालक गोला जिसका केंद्र ओ त्रिज्या कैपिटल आर है, इसको क्यू आवेश दिया गया है जो कि इसके पूरे आयतन में वितरित हो जाता है। ठीक है, हमें इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर, सेम लैंग्वेज है बेटा, स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालना आपको, स्मॉल आर दूरी पर। अब वही तीन कंडीशन, हमें इसके केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लिख दी। पहली कंडीशन, जब बिंदु, बोलो कहाँ, जब बिंदु P गोले से बाहर स्थित है, जब बिंदु P गोले से बाहर स्थित है तो स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, देन बाहर स्थित है तो ये कंडीशन ये बन जाएगी। ये लो, ये बिंदु P है, कितनी दूरी पर, r दूरी पर। ठीक है, और गोले के कहाँ है, बाहर स्थित है। लिख दिया। तो बताओ अब इसका यूज ले, गाउस प्रमेय लगाओ। सर्वप्रथम क्या मानोगे, गाउसीय पृष्ठ, और गोल शब्द आ रहा है तो गोलाकार मानो और बिंदु P को कवर करते हुए मानना। तो लिखो सर्वप्रथम, वही लाइन है बेटा मैं बोल रहा हूँ, आप नोट करते जाओ। सर्वप्रथम स्मॉल r त्रिज्या के, सर्वप्रथम स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार, r त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। कर लिया। नंबर 2 स्टेप, इस गाउसीय पृष्ठ में उपस्थित, गाउसीय पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा बताना। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कुल आवेश की मात्रा समेशन क्यू बराबर क्यू होगी। चेक कर लो, गाउसीय पृष्ठ ये मेरा डॉट 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 वाला। अब इसके भीतर, इसके भीतर तो यही चार्ज है, कितना है, क्यू, तो इसमें टोटल आवेश समेशन क्यू इज इक्वल क्यू हो गया। लिख दिया। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप क्या बताओ, इस गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स की मात्रा। तीसरी स्टेप लिखो, वही जो मैंने बार बार बता दी, इस गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स की मात्रा। तो गाउस प्रमेय लगाते हैं क्या तीसरी स्टेप में, इस गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध, इससे पहले एक लाइन लिखनी है, आपने लिखी भी होगी, इस गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स की मात्रा गाउस प्रमेय से समेशन क्यू बटे एप्सिलॉन नोट या क्यू बटे एप्सिलॉन नोट, इक्वेशन नंबर 1। बताओ नोट कर ली क्या ये चीज़ें, ठीक है।
फिर क्या लिखोगे यहाँ पर, इस गाउसीय पृष्ठ पर अल्पांश ds वेक्टर लेते हैं। लिखो फटाफट, सेम लाइन से बेटा। इस गाउसीय पृष्ठ पर अल्पांश ds वेक्टर लेते हैं तथा माना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है। इस गाउसीय पृष्ठ पर अल्पांश ds वेक्टर लेते हैं तथा माना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है, तो इस गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, और क्या लिखोगे, लैंग्वेज में बोल रहा हूं, पीछे लिखवा दी है, वही लिखना है। फाई ई बराबर ई डॉट डी एस या फाई ई बराबर ई डी एस कोस थीटा, जहां थीटा क्या चीज है, ई वेक्टर व डी एस वेक्टर के मध्य का कोण कितना, 0 डिग्री। कैसे, अल्पांश ले लिया ds, दिशा बाहर की ओर, क्योंकि ये गोलाकार पृष्ठ है, वही छोटा सा टुकड़ा, अल्पांश की दिशा बाहर की ओर। विद्युत क्षेत्र भी कहाँ है, बाहर की ओर, क्योंकि बिंदु के अकॉर्डिंग विद्युत क्षेत्र आवेश धनावेश है, बाहर की ओर। थीटा कितना, 0, तो फाई ई बराबर आ जाएगा ई डी एस कोस 0। चेक कर लो, अगर आपने रजिस्टर में नोट किया है तो सेम चीज है, सेम स्टेप्स है बेटा। कोस 0 का मान 1 हो गया, विद्युत क्षेत्र मेरे को निकालना है, बाहर ले लिया, अंदर बचा ds। ds क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ds क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अल्पांश का, पूरे पृष्ठ का निकालना है, बोलो, गाउसीय पृष्ठ का पूरे, क्योंकि ये ds 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 ये गाउसीय पृष्ठ पर ही तो है, तो पूरे पृष्ठ का आ जाएगा 4 पाई r²। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 से E गुणा 4 पाई r² इज इक्वल Q बटे एप्सिलॉन नॉट, 1 और 2 बराबर कर दिया, तो उत्तर आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r²। कहाँ आया है विद्युत क्षेत्र, बाहर की ओर, यानी बाहर की ओर ये जो विद्युत क्षेत्र है ये दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। अब कुछ बातें बताऊंगा इसकी, ध्यान देना। लिख लिया, स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले थ्योरी मैंने नोट करवाई है वैसे बोल बोल कर। नंबर 1 बात, अचालक गोले के बाहर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ठीक वही सूत्र प्राप्त हो रहा है जो कि हमने गोलीय कोश कह दो या चालक गोले के कारण निकाला था, अभी निकाला था, सेम वही सूत्र है, कोई चेंज नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि ये क्यों छोड़े हैं, इसी के साथ करवा देते हैं, कई बार मिल जाता है परीक्षा के अंदर। सेम चीज़ है, बस लिखना है, ये चीज़ मैंने बता दी। अंतर क्या है, वो ये है कि इसमें आवेश पूरे आयतन में फैल जाता है। नंबर 2 बात, इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ठीक वैसा ही सूत्र आया है जैसा एक बिंदुवत आवेश के कारण आता है। वो बात मैंने वहाँ पर भी बताई थी। सर यहाँ आवेश तो इसके पूरे आयतन में बिखरा हुआ है और सूत्र आ रहा है बिंदुवत की तरह, तो क्या मैं ऐसे मान सकता हूँ कि ये जो बिखरा हुआ आवेश है ये एक प्रकार से ऐसे काम कर रहा है जैसे मानो पूरा आवेश एक पॉइंट पर बिंदुवत के रूप में रखा हुआ हो। मैं नहीं कह रहा, क्योंकि रिजल्ट आ रहा है वो बोल रहा है, और रिजल्ट एक बिंदुवत आवेश के कारण आ रहा है। और इस प्रकार ये जो बिखरा हुआ पूरे आयतन में बिखरा हुआ आवेश है वो एक प्रकार से बिंदुवत आवेश की तरह ही काम कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है बेटा, नोट कर लेना, ठीक है। चलिए, अब सेकंड पॉइंट क्या होता है, जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित हो, और सतह वाला पॉइंट मैंने बता दिया, स्मॉल r इज इक्वल क्या होता है, कैपिटल R होता है। सेकंड पॉइंट में स्मॉल r इज इक्वल क्या होता है, कैपिटल R होता है। तो सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आ जाएगी 1/Q बटे कैपिटल R²।
क्योंकि सतह पर स्मॉल आर किसके बराबर होता है, कैपिटल आर के बराबर। और इसको हम लगभग क्या मानेंगे, नियत मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं नियत, क्योंकि सतह इस डायग्राम के लिए मैंने Q को फिक्स कर दिया, इस डायग्राम के लिए मैंने R को फिक्स कर दिया, इसलिए सतह पर मैं ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर ध्यान दूं तो 4πε0 नियत होता ही है। Q मैंने चित्र में नियत कर रखा है, R को भी मैंने चित्र में नियत कर रखा है, तो ये उत्तर मेरे को नियत ही नज़र आएगा। हालांकि इनको बदलोगे तो उत्तर बदल जाएगा, जितना बदलोगे उतना फिक्स हो जाएगा ये, ठीक है। तो सतह पर भी सेम ही सूत्र आया शायद मेरे हिसाब से, सतह वाला पॉइंट भी कोई ज़्यादा इसमें संदेह नहीं है इस सूत्र के अंदर। अब एक पॉइंट बचता है बेटा, वो पॉइंट बचता है अपने गोलीय कोश के अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। उस पॉइंट को थोड़ा सा समझना है, वैसे आप निकाल सकते हो, तो वो पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा साथ में, ताकि बड़े नया बने टॉपिक, क्योंकि अब करवाऊंगा तो वही अपना वीडियो 50-55 मिनट के आसपास चला जाएगा, यानी घंटे भर की क्लास हो जाएगी। तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा ये लास्ट टॉपिक मानना, क्योंकि जो कल का जो वीडियो अपना होगा उस वीडियो के अंदर हम कुछ प्रश्न करेंगे। प्रश्न ज़्यादा नहीं, जितने मैं करवाता हूँ उतने आपको करना है, क्योंकि अभी बच्चों के पास बुक्स नहीं है। तो जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा अनसोल्ड क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा। जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी किताब है वो वहाँ से नोट कर सकते हैं। बाकी आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो आप बुक्स की पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना, नेट पर मिल जाएगी आपको एनसीईआरटी बुक की पीडीएफ, तो वहाँ से आपको आसान हो जाएगा कुछ उदाहरण निकालने में, न्यूमेरिकल निकालने में। तो बच्चों के पास किताबें नहीं है, इसलिए मैं न्यूमेरिकल जो है वो मैं आपको बोल कर करवाऊँगा तो थोड़ा समय लगता है, इसलिए मैं आपको कुछ फिक्स न्यूमेरिकल करवाऊँगा इसके अनुसार। बाकी आप सरल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट होगा तो हम उसके बाद क्लास तैयार कर लेंगे और ज़्यादा और वीडियो बना देंगे। तो पहले आप इतना काम कंप्लीट करके रखो, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। नोट्स बना लेना अच्छी तरीके से। पहला चैप्टर कंप्लीट मानो आपका, काफ़ी बड़ा चैप्टर था ये, यहाँ पर समाप्त हो गया है। बस एक टॉपिक बचा है इसका, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का, वो हम कल की क्लास में कंप्लीट कर देंगे। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।